ए चिंटू, अंदर जा। मैंने कहा ना अंदर जा, आज रात बाहर नहीं रहना है। गांव की गलियों में एक अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। दुकानदार अपना सामान अंदर फेंक रहे थे और शटर गिरा रहे थे। एक माँ अपने बच्चों को खींचते हुए गली से लेके जा रही थी। खेत से लौटने वाले किसान जो आमतौर पे चौपाल पर बैठ के बीड़ी पीते हैं, आज सिर पे गमछा बांध के तेज कदमों से अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। हर घर के दरवाजे पे एक काला कपड़ा बांधा जा रहा था, हर खिड़की बंद की जा रही थी। तभी गली के मोड़ पे गांव का चौकीदार रामलाल अपनी पुरानी साइकिल पे हाँफता हुआ आया। वो हर दरवाजे पर रुकता और चिल्लाता, बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, अंधेरा होने वाला है। गांव का माहौल ऐसा था मानो कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन दुश्मन कोई इंसान नहीं था। दुश्मन तो वक्त था जो आने वाला था। दोस्तों, गांव देहात में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे होते हैं, बस हवा में घुले हुए होते हैं। जैसे ये नियम कि साल की एक खास रात को जब ठंड हड्डियों तक पहुंच जाए, तब गांव के बीच वाले पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। एक आम लड़का, शहर का पढ़ा हुआ लड़का। उसे लगा था कि ये सब गाँव वालों का अंधविश्वास है। गांव से 2 किलोमीटर दूर मेन रोड पे एक प्राइवेट बस आके रुकी। सूरज जो दिल्ली से आ रहा था, इतना झटके देती है। सूरज एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़का था। उसके पिताजी ने गांव भेजा था ताकि वो अपने चाचा जी से जमीन के बंटवारे की बात कर सके और पेपर्स पे साइन ले सके। फैमिली में पैसे की तंगी थी और वो जमीन बेचना बहुत जरूरी था। सूरज का प्लान सिंपल था, रात को चाचा के घर रुको, सुबह साइन लो और पहली बस से वापस दिल्ली। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। आमतौर पे गांव के रास्ते पे कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ट्रैक्टर या कोई बैलगाड़ी, पर आज रास्ता बिल्कुल वीरान था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने कदमों की, अपने जूतों की आवाज डराने लगी थी। तभी कोहरे को चीरते हुए कोई सामने आया। वो रामलाल चौकीदार था। वो अब साइकिल पे नहीं था, पैदल भाग रहा था, हाथ में लाठी लिए और एक इमरजेंसी लाइट लिए। उसने सूरज को देखा और चौंक गया। कौन है वहाँ? अरे बाबा, मैं सूरज, रामदीन का भतीजा। बाबू, तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से भागो। गांव में घुसते ही पहले घर में छुप जाना, सड़क पे मत घूमना। क्यों, वो डाकू है क्या या कोई कर्फ्यू लगा है? बाबू, डाकू आ जाते तो तुम लड़ लेते। आज अमावस्या है, आज बड़े लोग आएंगे, आज बैठक लगेगी। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो साथ लेके जाएंगे। जाओ, भागो। रामलाल वहाँ रुका नहीं, वो अंधेरे में गायब हो गया, चिल्लाता हुआ, जागते रहो, जागते रहो। सूरज गांव में दाखिल हुआ। गलियां सुनसान थी, हर घर में अंधेरा था, बस किसी किसी खिड़की में धुंधली रोशनी आ रही थी। वो अपने चाचा के घर पहुंचा। चाचा जी, दरवाजा खोलो, चाचा जी। अचानक दरवाजा झटके से खुला। चाचा जी ने बिना कुछ बोले सूरज को अंदर खींच लिया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एक बड़ा सा लोहे का बोल्ट लगाया, फिर एक लकड़ी का डंडा दरवाजे के पीछे फंसा दिया। घर के अंदर चाचा जी और उनके बच्चे कोने में दुबक के बैठे थे। सूरज ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है चाचा जी, और ये पूरा गांव मरघट क्यों बना हुआ है? मुझे बस पेपर साइन करवाने हैं। आवाज नीचे सूरज, पेपर को आग लगा। तुझे अंदाजा भी है तू किस वक्त गाँव आया है? आज रात बैठक लगती है, गांव के पुराने पीपल के नीचे मुर्दों की पंचायत लगती है। सूरज ने अपना बैग बिस्तर पे फेंका। काका, बस कीजिए, मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होते, आप बस साइन कर दो, मैं कल सुबह सुबह चला जाऊंगा। फिर उस रात उन्होंने सूरज को खाना दिया और एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि सो जाओ। रात के 12:30 बज गए। सूरज को नींद नहीं आ रही थी। सूरज को सिगरेट पीने की तलब लगी। उसने सोचा, चाचा जी लगता है डरपोक है, मैं पीछे वाले आंगन में जाकर सिगरेट पी लेता हूँ। वो चुपचाप उठा, पिछला दरवाजा खोला और बाहर आ गया। कोहरा इतना था कि आंगन की दीवार भी दिख नहीं रही थी। तभी हवा का रुख बदला। सूरज की नाक में एक खुशबू आई। ये खुशबू बहुत पुरानी थी, गीली मिट्टी। फिर वो आवाज आई,
हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज, लेकिन ये आवाज किसी एक हुक्के की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज हवा में तैर रही हो। आवाज गांव के चौक की तरफ से आ रही थी। वो वहां से आगे बढ़ के गली में निकल गया। सूरज कोहरे में चलता गया। जैसे जैसे वो चौक के पास पहुंचा, ठंड बढ़ती गई। पीपल का बड़ा सा पेड़ कोहरे में एक विशाल राक्षस के जैसे दिखाई दे रहा था। पेड़ के नीचे उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी। वहां 5 कमरे की बैठक लगी हुई थी, एक गोल घेरे में। सूरज थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, बाबा राम राम, माचिस मिलेगी क्या? सूरज की आवाज सुनते ही चारों ने एक साथ गर्दन मोड़ी। सूरज की सांसें अटक गई। वो चेहरे वो इंसानी नहीं थे। उनकी चमड़ी सूखे हुए चमड़े जैसी थी। उनकी आंखें सफेद, एकदम सफेद कांच की जैसी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सूरज उन्हें पहचानता था। पहला आदमी कोई पंडित जी, जिसके बारे में सूरज की फैमिली ने उसे बताया था। दूसरा गांव का पुराना सरपंच था जो 10 साल पहले मर चुका था। और तीसरा आदमी, सूरज का गला सूख गया। वो तो उसके अपने दादाजी थे। वही दादाजी जो सूरज को गोद में खिलाते थे, जो सालों पहले मर चुके थे। पर उनका चेहरा आज बहुत ही बेरहम और ठंडा लग रहा था। सूरज चीखना चाहता था पर मुंह से आवाज नहीं निकली और 5वीं बैठक की तरफ इशारा किया। वो बैठक खाली थी। वहां पे एक हुक्का रखा हुआ था जो अपने आप चल रहा था। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे सूरज, आजा बैठक पूरी कर। सूरज रोने लगा। दादाजी मैं सूरज, मुझे जाने दो दादाजी, मुझे छोड़ दो। चारों बुजुर्गों ने एक साथ कहा, जो बैठक में आता है वो विशाल हो जाता है, यही नियम है। सूरज को लगा जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। वो घसीटता हुआ उस बैठक पे जा पहुंचा। एक कश लगा ले बेटा, थकान दूर हो जाएगी। सूरज का हाथ अपने आप उठा। उसने पाइप मुंह से लगाई। जैसे ही उसने खींची, धुआं अंदर नहीं गया, बल्कि सूरज के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। एक चमकती हुई सफेद रोशनी, उसकी जवानी, उसकी जिंदगी। वो रोशनी पाइप के जरिए उन चारों बुजुर्गों में जाने लगी। उसकी खाल सिकुड़ने लगी थी। उसके बाल सफेद होकर गिरने लगे। वो एक ही पल में 25 से 95 का हो गया था, ऐसा लगने लगा। और वो चारों बुजुर्ग, उनके चेहरे भर गए, झुर्रियां गायब हो गई, आंखों में चमक आ गई। वो जवान हो गए। उन्होंने सूरज की जिंदगी बांट ली थी। अगली सुबह हुई। कोहरा छट गया। चाचा जी और गांव वाले पीपल के पेड़ के पास भागे। वहां जमीन पे लाश पड़ी थी। चेहरा सूख के काटा हो गया था। उसी सुबह गांव के बस स्टैंड पे 4 नौजवान लड़के खड़े थे। वो दिखने में हैंडसम और सेहतमंद लग रहे थे, लेकिन उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, कुर्ता पैजामा। जब बस आई तो वो 4 लोग हंसते हुए चढ़े। उनमें से एक लड़का जो अब सूरज की जवानी ले चुका था, पलट के गांव की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें वही थी, सूरज के दादाजी की आंखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए।